बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की, और आज की वीडियो में इसका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। इस चैप्टर में फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके ग्राफ्स के बारे में। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज। कि ये जो फंक्शन है ना, ये लेबनीज ने मुतारुफ कराया था। अब ये फंक्शन शादी वाला फंक्शन नहीं है। यहाँ पर ये बता रहा है कि फंक्शन जौन सा है, ये डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है, उसको फंक्शन कहा जाता है। डिटेल से डिस्कस करेंगे। नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देखिए इसने एग्जांपल दी हुई है। द एरिया ए ऑफ अ स्केयर। स्केयर का जो एरिया है डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट साइड एक्स बाय फार्मूला ए इक्वल एक्स स्केयर। जो इसने फार्मूला लिखा हुआ है वो कह रहा है यहाँ पर एरिया एक्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू मैं रखूँगा 1 तो देखिए ए की वैल्यू आएगी 1। अगर एक्स की वैल्यू मैं रखूँगा 2 तो ए की वैल्यू आएगी 4। अगर एक्स की वैल्यू 3 रखूँगा तो ए की वैल्यू आएगी 9। यानी कि अगर मैं एक्स की वैल्यू चेंज करूँगा तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मतलब ये ए जो सा है ना, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, वो इसके नीचे ये टॉपिक दिया हुआ है। डेफिनेशन: अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। के फंक्शन है जो सेट एक्स से एक्स वाई पर है। इज़ अ रूल, ये एक रूल है। आर अ क्रॉसपॉन्डेंस, या इनका आपस में ताल्लुक है। डैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स, के इस कैपिटल एक्स का कोई एक एलिमेंट लिया है स्मॉल एक्स, अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई, और ये वाई इस कैपिटल वाई का एलिमेंट है। वो कह रहा है ये एक्स इस वाई के साथ यूनिक का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ कि ये देखिए मैंने एक सेट एक्स लिया है जिसकी एलिमेंट है 1 2 3। उसने ये जो कहा हुआ है ना स्मॉल एक्स इस एक्स का एलिमेंट है, तो यहाँ पर एक्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और यहाँ पर मैंने वाई के एलिमेंट लिए हुए हैं पी क्यू आर एस। अब ये देखिए उसने कहा हुआ है यूनिक एलिमेंट, यानी कि ये 1 इसके साथ यूनिक सिर्फ एक ही मिलेगा, इसके साथ डबल बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर डबल बॉन्डिंग हुई तो वो फंक्शन नहीं होगा फिर। अब 2 जोन से है वो क्यू के साथ मिल रहा है, 3 जोन से है वो आर के साथ मिल रहा है। अब ये फंक्शन है। अब ये देखें इसने आगे कहा हुआ है द सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन, कि एक्स के जो एलिमेंट होंगे ना ये डोमेन होंगे। यानी कि डोमेन जो सी है, डोमेन ऑफ एक्स, वो इक्वल आएगी 1 2 3। अब ये भी मैं आपको समझा दूं, अगर यहाँ पर 3 के साथ कोई भी मैपिंग ना होती तो ये फंक्शन ही नहीं था। मैंने मेट्रिक जोन से लेक्चर अपलोड किए थे, वहाँ मैंने फंक्शन को डिटेल से डिस्क्राइब किया था। अब यहाँ पर 3 अगर आर के साथ है तो ये तो हो गया इसका फंक्शन, और ये डोमेन है। अब इसने आगे कहा हुआ है द सेट ऑफ क्रॉसपॉन्डेंस एलिमेंट्स वाई इन वाई इज कॉल्ड द रेंज, यानी कि जो एक्स के एलिमेंट वाई के एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं वो इसकी रेंज होगी। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं रेंज ऑफ एफ। यहाँ पर मैंने एक्स लिखा है, एक्स नहीं आएगा। अब ये फंक्शन है तो वो एफ से मैंने डिनोट किया है, तो जो डोमेन आ जाएगी एफ की। अब रेंज की आई है, जो उनसे एलिमेंट मिल रहे हैं वो है यहाँ पर पी क्यू और आर, ये है इसकी रेंज। अब यहाँ पे आगे वो कह रहा है द कोड डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट वाई इन विच फंक्शन आउटपुट वैल्यू, यानी कि वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो इसकी को डोमेन है। तो यहाँ मैं लिखूँगा को डोमेन ऑफ एफ, वो वाई के एलिमेंट आ जाएंगे, वो आ जाएगा पी क्यू आर एस। ये थी डोमेन, रेंज और को डोमेन। एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा दूँ कि जो उनसे एक्स के एलिमेंट हैं वो डोमेन होती है, जो वाई के एलिमेंट होते हैं वो को डोमेन होते हैं। अब जोन से एक्स के एलिमेंट वाई के एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं वो इसकी रेंज हो जाएगी। ये था कॉन्सेप्ट। अब इससे नेक्स्ट है ये नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब इसमें कह रहा है कि फंक्शन को राइट कैसे करते हैं। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इस तरह इसको राइट किया जाता है कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। और रीड कैसे किया जाता है, y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब जैसे मैंने आगे बताया था कि ये y इक्वल एफ एक्स है, अगर मैं कह दूँ y इक्वल है 3x। चलिए नेक्स्ट पेज पे करता हूँ कि y इक्वल है 3x। अगर मैं x की जगह पर 1 रखूँगा तो मेरे पास y आएगा 3। अगर x की जगह मैं 2 रखूँगा तो मेरे पास y आएगा 6। एक्स की जगह मैं 3 रखूँगा तो मेरे पास वाई आएगा 9। यानी कि एक्स की वैल्यू अगर मैं चेंज करता जाऊँगा वाई की वैल्यू भी चेंज आती जाएगी। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये कह रहे हैं द वेरिएबल एक्स इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि यहाँ पर ये जो एक्स है ना ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। लेकिन वाई जो होता है ना इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एफ, लेकिन वाई वो डिपेंड कर रहा है इस फंक्शन पे। अगर एक्स चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा, वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अब इससे नेक्स्ट है एक ये टॉपिक
वर्टिकल लाइन टेस्ट। द वर्टिकल लाइन टेस्ट इज अ मेथड यूज टू डिटरमाइन वेदर अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन, कि अगर कोई ग्राफ है उसको टेस्ट करना हो कि वो फंक्शन है या नहीं, तो वो वर्टिकल लाइन टेस्ट से किया जाता है। अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ मोर डेट वंस, यानी कि अगर ये मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है, इसके ऊपर मैंने एक वर्टिकल लाइन सीधी लाइन ड्रा की है, अगर वो इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर मिले तो वो ग्राफ फंक्शन है, अगर नहीं मिलेगा तो फंक्शन नहीं है। यहाँ पर ये देखें, ये एक ग्राफ बनाए हुए हैं, अब ये वाली लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे मिल रही है, ये लाइन एक पॉइंट पे मिल रही है, तो ये दोनों फंक्शन है। अब ये सर्कल है, यहाँ पर मैं अगर लाइन ड्रा करूँगा तो एक ये पॉइंट मिला है, एक ये पॉइंट मिला है, ये भी फंक्शन नहीं है। ये लाइन ड्रा की है, एक दो तीन पॉइंट में मिला है, तो वो फंक्शन नहीं है। अब इससे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि है वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। ये टॉपिक जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये तीनों डेफिनेशन मैं तब एक्सप्लेन करूंगा। अब ये एक छोटा सा फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन, यानी कि फंक्शन के पीस हो गया, नाम से ही है पीस वाइज, फंक्शन के छोटे छोटे पीस हैं। अब ये फंक्शन एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, दो पीस कर दिए फंक्शन के, कि अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो ये फंक्शन है, पॉजिटिव वैल्यू हो तो ये फंक्शन है। इस तरह के फंक्शनों को आ जाता है पीस वाइज फंक्शन। अब इससे नेक्स्ट इसके क्वेश्चन करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन डैट, के ये नीचे दिए हुए हैं, पहले ए पार्ट दिया हुआ है और बी पार्ट दिया हुआ है, कि ए पार्ट के लिए से ये 4 पार्ट करने हैं और बी पार्ट के लिए से ये 4 पार्ट करने हैं। तो पहले मैं ए वाले के लिए से ये 4 पार्ट करता हूँ। पहला है मेरे पास एफ ऑफ -3। अब ये देखें, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर x है, तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि मैंने x की जगह पर -3 पुट करना है। तो यहाँ मैं कह दूँगा पुट x इक्वल -3। तो f ऑफ यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा -3 इक्वल x की जगह पर -3 का स्केयर माइनस, वैसे ही -3 का स्केयर वो आ जाएगा 9 -1 ये आ जाएगा 8। ये है इसका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। पहले मैं ए वाला पार्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है सेकंड वाला पार्ट, वो है f ऑफ 0, यानी कि मैंने पुट करना है यहाँ पर x की जगह पर 0। तो ये आ जाएगा f ऑफ 0 इक्वल, यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा 0 का स्केयर -1। 0 का स्केयर 0 ही होता है, -1, 0 -1, तो ये आ जाएगा -1। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं ए वाले के लिहाज से ही। तो थर्ड वाला पार्ट है f ऑफ x-2, यानी कि x की जगह पर क्या आ जाएगा x-2। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा x इक्वल x-2। तो ये देखिए f ऑफ x-2 वैसे ही इक्वल, यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा x-2 का स्केयर -1। तो a माइनस बी के स्केयर का फार्मूला ओपन करना है, वो है a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2 a b, और ये -1 वैसे ही। यह आ जाएगा एक्स स्केयर +4 -4x -1। तो जब मैं अरेंज करूँगा एक्स स्केयर -4x 4 -1 वो आ जाएगा 3। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट, जो कि है f ऑफ एक्स स्केयर +3, यानी कि मैंने पुट करना है यहाँ पर x की जगह पर एक्स स्केयर +3। तो ये आ जाएगा f ऑफ एक्स स्केयर +3। ए वाला मैं कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर +3 का स्केयर वैसे ही, और यहाँ पर ये -1 ये वाला वैसे ही आ जाएगा। अब ये a प्लस बी का स्केयर वो आ जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर +2a इंटू बी, और -1 वैसे ही। एक्स स्केयर का स्केयर तो आ जाएगा x की पावर 4 +3 का स्केयर ये आ जाएगा 9 +2 3 टाइम वो आ जाएगा 6 स्केयर -1 वैसे ही। ये आ जाएगा x की पावर 4 +6x स्केयर 9 -1, तो ये आ जाएगा 8। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट मैं बी वाला पार्ट सॉल्व करूँगा। बी वाले के लिए से मैं अब फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करूँगा अगेन f ऑफ -3। तो यहाँ मैं पुट करूँगा x की जगह पर -3, तो वो आ जाएगा f ऑफ -3 इक्वल स्केयर रूट 2, एक्स की जगह पर -3 और ये +3 वैसे ही स्केयर रूट के अंदर है। 2 मल्टीप्लाई -3 वो आ जाएगा -6 +3, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट -3। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट करता हूँ, जो कि है f ऑफ 0। तो आइडिया हो गया है कि x की जगह पर मैंने 0 पुट करना है। तो ये f ऑफ 0 इक्वल स्केयर रूट 2, ये x की जगह पे आ जाएगा 0 +3 वैसे ही। 2 मल्टीप्लाई 0 0 +3,
तो ये आ जाएगा स्केयर रूट 3। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट जो कि है एफ ऑफ एक्स माइनस टू, तो एक्स की जगह मैंने एक्स माइनस टू पुट करना है, तो ये आ जाएगा एफ इंटू एक्स माइनस टू इक्वल स्केयर रूट टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री। वैसे ही ये आ जाएगा टू मल्टीप्लाई एक्स, वो आ जाएगा टू एक्स माइनस टू, टू टाइम फोर प्लस थ्री। वैसे ही तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस फोर प्लस थ्री, वो आ जाएगा माइनस वन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में एक्स की जगह मैं पुट करूँगा एक्स स्केयर प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा एफ इंटू एक्स स्केयर प्लस थ्री इक्वल ये स्केयर रूट टू, वैसे ही एक्स की जगह पर एक्स स्केयर प्लस थ्री वैसे ही, और ये प्लस थ्री स्केयर रूट टू मल्टीप्लाई एक्स स्केयर, टू एक्स स्केयर टू थ्री टाइम सिक्स, और ये थ्री वैसे ही। अब ये देखिए स्केयर रूट टू एक्स स्केयर सिक्स प्लस थ्री, वो आ जाएगा नाइन। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। मैंने ये फाइंड करना है, जबकि उसने कहा हुआ है इसको सिंप्लीफाई भी करें, और चार पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है। अब ये देखें एफ ऑफ एक्स है, मैंने ये फाइंड करना है, तो इसमें एफ ऑफ ए प्लस एच है, एफ ऑफ ए है, फिर ये नेगेटिव है और एच से डिवाइड किया हुआ है। इससे मुझे ये आइडिया हो गया है कि यहाँ पर पहले मैंने x की जगह पर a प्लस एच पुट करना है, फिर x की जगह पर a पुट करना है। तो इस फंक्शन में पहले मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर x इक्वल a प्लस एच, तो ये देखिए आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच इक्वल फोर एक्स की जगह पर a प्लस एच वैसे ही प्लस सेवन, तो फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा फोर ए प्लस फोर एच प्लस सेवन। वैसे ही ये मेरे पास आ गया है एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ये एफ ऑफ ए फाइंड करना है, तो यहाँ मैं पुट करूँगा एक्स इक्वल ए इन कहाँ पर, इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल फोर एक्स की जगह पर ए प्लस सेवन। तो ये मैंने एफ ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है, एफ ऑफ ए प्लस एच भी फाइंड कर लिया है। अब इनके सेंटर में क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ मैं लिखूँगा नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट करूँगा। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है फोर ए प्लस फोर एच प्लस सेवन, तो आ जाएगा फोर ए प्लस फोर एच प्लस सेवन। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वो ये है फोर ए प्लस सेवन, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो वो मैंने लिखा है नेगेटिव फोर ए प्लस सेवन। वैसे ही अब डिवाइड बाई एच है, तो यहाँ पर मैं एच को डिवाइड भी कर दूँगा, और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई एच। अब ये आ जाएगा फोर ए प्लस फोर एच प्लस सेवन माइनस फोर ए माइनस प्लस, वो आ जाएगा माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एच। वैसे ही अब ये देखें प्लस माइनस तो आ जाएगा फोर एच डिवाइडेड बाई एच, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा फोर, और यहाँ पर ये आपने लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिख देनी है। तो ये आ गया इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पे अब देखें x है, यहाँ पे a प्लस एच है, तो यहाँ मैं लिखूँगा f ऑफ a प्लस एच। मैं डायरेक्ट चाहे लिख दूँगा, चाहे आप यहाँ पर लिख लें पुट, चले मैं लिख ही देता हूँ, पुट x इक्वल a प्लस एच, तो ये आ जाएगा साइन x की जगह पर a प्लस एच। अब यहाँ पर मैं पुट करूँगा x इक्वल a इन कहाँ पर, f ऑफ x पर फंक्शन में, तो ये आ जाएगा f ऑफ a इक्वल साइन ए। अब देखें यहाँ मैं लिखूँगा नो, मैंने प्रूफ क्या करना है, वो है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो यह मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, f ऑफ a प्लस एच की ये वैल्यू है साइन इंटू ए प्लस एच वैसे ही माइनस साइन ए वैसे ही डिवाइडेड बाय ये एच वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होना है, जो कि आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि है साइन ए माइनस साइन बी, तो ये आ जाएगा टू कॉज ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, और साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू। अब ये फार्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा, ये देखें साइन ये एज्यूम कर ले ए है और ये कर ले बी है। अब इस फार्मूले के लिहाज से यहाँ पे आ जाएगा टू कॉज ये ए क्या है यहाँ पर ए प्लस एच, तो आ जाएगा ए प्लस एच प्लस बी है यहाँ पर ए प्लस ए डिवाइडेड बाय टू। अब साइन ए माइनस बी, ए है यहाँ पर ए प्लस एच और बी है ए, तो ये आ जाएगा ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाय टू ब्रैकेट क्लोज।
और डिनोमिनेटर में वैसे ही एच आ जाएगा, ये देख लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट टू वैसे ही कॉज ए प्लस ए वो आ जाएगा 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर ये वैसे ही आ जाएगा साइन ए प्लस का माइनस का कैंसिल, बाकी रह जाएगा h/2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय एच वैसे ही। अब ये देखें 2/h मैंने स्टार्ट में लिख लिया है, यहाँ पे आ जाएगा काज। अब ये देखें ये है 2a, इसके डिनोमिनेटर में मैंने 2 सेपरेट किया है और 8 के डिनोमिनेटर में 2 सेपरेट किया है, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा a प्लस h/2 ब्रैकेट और यहाँ पर साइन 8 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। सिंपल है, यहाँ पर अब मैं लिखूँगा पुट x इक्वल a प्लस एच, तो आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच इक्वल एक्स की जगह पर a प्लस एच का क्यूब प्लस a प्लस एच का स्केयर -1 वैसे ही। तो यहाँ मैं a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला अप्लाई करूँगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि एच है प्लस 3a स्केयर बी, तो आ जाएगा a स्केयर एच प्लस 3a बी का स्केयर, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है, प्लस a प्लस बी के स्केयर का फार्मूला वो आ जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और ये -1 वैसे ही। अब ये तो मैंने फाइंड कर लिया है f ऑफ a प्लस एच। अब f ऑफ a फाइंड करूँगा तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट x इक्वल a इन f ऑफ x के f ऑफ x में x की जगह मैं a पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा f ऑफ a इक्वल a क्यूब प्लस a स्केयर -1। अब यह मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा, तो यह मैं लिखूँगा 9 क्या है कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच, इनकी वैल्यूज़ पुट करूँगा और डिवाइडेड बाई एट वो वैसे ही आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये सारी अमाउंट वैसे ही आ जाएगी, सिर्फ ये नेगेटिव नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने नेगेटिव नंबर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइडेड बाई एट वो वैसे ही आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये देखिए ए क्यूब प्लस का है और ये ए क्यूब माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये रह जाएगा एच क्यूब प्लस 3a स्केयर एच प्लस 3a एच स्केयर। अब ये देखें ए स्केयर प्लस का ए स्केयर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एच स्केयर प्लस 2a -1 और +1 ये कैंसिल हो गए, और डिनोमिनेटर में एच वैसे ही आ जाएगा। अब नोमिनेटर से एच कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा एच का स्केयर प्लस 3a स्केयर प्लस 3a, एक एच कॉमन आ गया, बाकी एच प्लस 2a ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय एच वैसे ही। अब ये इसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, एच स्केयर अरेंज कर लिया है कि पहले एच वाले, वो आ जाएगा प्लस 3ah प्लस एच, बाकी रह जाएगा प्लस 3a स्केयर प्लस 2a, तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट x इक्वल a प्लस एच, तो ये आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच इक्वल tan a प्लस एच वैसे ही। अब यहाँ पर अगेन मैं पुट करूँगा कि x इक्वल a पुट करना है किसमें, इन f ऑफ x ये फंक्शन में, तो ये आ जाएगा f ऑफ a इक्वल tan a। अब मैंने फाइंड क्या करना है ये, तो इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा 9 के जो मैंने फाइंड करना है वो मैं करने लगा हूँ f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एच इक्वल एफ ऑफ a प्लस एच की ये वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा tan a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a जो कि है tan a डिवाइडेड बाय एच वो वैसे ही। अब ये देखें डिनोमिनेटर में एच है, तो इसको मैं लिख लूँगा 1/h। अब ये देखें tan a प्लस एच माइनस tan a वो मैं वैसे ही लिख लूँगा। अब 1/h वैसे ही, tan किसके इक्वल है, ये h है, tan वो होता है साइन ओवर काज, तो साइन a प्लस एच और काज a प्लस एच माइनस यहाँ भी tan साइन a ओवर, तो ये आ जाएगा काज a ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर 1/h वैसे ही, और यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम डिनोमिनेटर में है कॉज a प्लस एच और मल्टीप्लाई कॉज a। अब ये देखें साइन इंटू a प्लस एच वैसे ही, साइन के डिनोमिनेटर में काज a प्लस एच है, ये नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा काज a माइनस ये देखें साइन a वैसे ही, इसके डिनोमिनेटर में काज है लेकिन ये नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा काज इंटू a
प्लस एच ब्रैकेट क्लोज। अब इसलिए मैंने लिखा है इस तरह अरेंज करके कि ये फार्मूला बन गया है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि इक्वल है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये आ जाएगा ए प्लस एच माइनस ए, ये अल्फ़ा है अगर ये बीटा है तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वैसे ही कॉस ए प्लस एच इंटू कॉस ए और ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन एच डिवाइडेड बाय एच, वैसे ही इसके साथ ये आ जाएगा कॉस ए प्लस एच इंटू कॉस ए। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, कि इनको एक्सप्रेस करना है कि ये फंक्शन की जो डेफिनेशन पड़ी थी ना उस लिहाज से इसको एक्सप्रेस करना है। द एरिया ए, चलिए मैं यहाँ पर पार्ट 1 देखता हूँ। द एरिया ए ऑफ अ स्केर, स्केर क्या है? अब ये देखें, ऐसी शेप जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल हो वो स्केर होती है। एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, के एरिया वो फंक्शन है स्केयर का उसके पेरीमीटर के। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कह दूंगा लेट एक्स बी द साइड ऑफ अ स्केयर, तो जो स्केयर होता है इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो ये भी एक्स। इस स्केयर का एरिया वो मैं लिखूंगा, एरिया को मैं डिनोट कर दूंगा ए के इक्वल, जो कि इसने कहा हुआ है स्केयर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसकी लेंथ है एक्स और विड्थ यानी कि चौड़ाई वो भी है एक्स, तो मेरे पास एरिया आ गया इसका एक्स का स्केयर। इसको मैं कह दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इसने ये देखे पेरीमीटर का जिक्र किया है। अब पेरीमीटर क्या होता है यहाँ मैं लिखूंगा पेरीमीटर जो कि पी के इक्वल है। अब पेरीमीटर होता है कि जो भी शेप है इसकी बाउंड्री, कि मैं यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँचाऊँ, फिर यहाँ पे पहुँचाऊँ, फिर यहाँ पहुँचाऊँ, फिर वापस यहाँ पे आ गए, यानी कि इसकी बाउंड्री कौन सी है। तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो मैं इसका चक्कर लगा लूँगा। तो एक्स ये इनको ऐड करूँगा, ये आ जाएगा 4x के पेरीमीटर इक्वल आ गया 4x। अब ये देखिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। यहाँ मैं लिखूँगा पुट x इक्वल p डिवाइडेड बाय 4 इन इक्वेशन, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल एक्स स्केयर है, तो ये आ जाएगा a इक्वल एक्स की जगह पर p/4 का स्केयर, तो ये आ जाएगा a इक्वल p का स्केयर डिवाइडेड बाय 16। तो ये देखें एरिया और पेरीमीटर का आपस में रिलेशन आ गया है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर बी, द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल वो आप सबको पता है कि ये सर्कल की शेप है। एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, कि सर्कमफ्रेंस सर्कल का वो उसके एरिया का आपस में फंक्शन है, इस लिहाज से इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस होता है सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का फासला, ये रेडियस है। अब इससे नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज, सी से डिनोट कर देंगे सर्कमफ्रेंस को, उसने देखे कहा भी हुआ है सी। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस ये आपने याद रखना है, ये होता है 2 पाई, और इसका रेडियस यहाँ पे आर है तो 2 पाई आर आ जाएगा। इसको मैं कह दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इससे नेक्स्ट उसने बात की हुई है एरिया की, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया को मैं डिनोट कर दूंगा ए से, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्केयर। अब ये देखें मैंने इनका आपस में रिलेशन बनाना है, तो यहाँ पर ए वैसे ही पाई मल्टीप्लाई और इस तरफ आके पाई डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आर का स्केयर वैसे ही। अब स्केयर है, स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा, जब स्केयर रूट लूँगा तो ये आ जाएगा आर, और यहाँ पे आ जाएगा स्केयर रूट ए ओवर पाई, यानी कि मैंने आर की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इस आर की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट आर इक्वल स्केयर रूट ए ओवर पाई, कहाँ पे इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में सी इक्वल 2 पाई आर है, ये देखिए 2 पाई आर, 2 पाई मैंने लिख लिया है, और आर की जगह मैं लिख दूंगा स्केयर रूट ए ओवर पाई। अब इनको मैं सेपरेट कर दूंगा कि ये 2 पाई यहाँ पर स्केयर रूट ए ओवर स्केयर रूट पाई। अब ये चीज़ समझिएगा कि अगर 2 है तो वो इक्वल होता है स्केयर रूट 2 का स्केयर, के स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, अगेन 2 आ जाएगा। अब इस लिहाज से मैं लिखूँगा पाई, जो कि इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट पाई, और इसका स्केयर के स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, अगेन पाई आ जाएगी। तो फिर इस पाई की जगह पर मैंने ये स्केयर रूट और इसका स्केयर किया है। अब ये देखिए 2 वैसे ही, ये स्केयर रूट ए वैसे ही, ये 1 पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा स्केयर रूट वाले से, तो बाकी रह जाएगा स्केयर रूट पाई, तो ये आ जाएगा 2 स्केयर रूट ए पाई, ये है इसका आंसर।
अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर सी है, द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी। क्यूब क्या होता है, इस तरह की शेप को क्यूब कहा जाता है। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब, कि इस क्यूब की साइड की जो लेंथ है ना वो एक्स के इक्वल है। अब जो क्यूब होता है इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी हाइट, क्योंकि ये थ्री डिमेंशन शेप है तो लेंथ विड्थ हाइट वो इक्वल होगी, यानी कि इसकी लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है और इसकी हाइट भी एक्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सरफेस एरिया है तो मैं लिखूंगा सरफेस एरिया, जिसको ए से डिनोट करते हैं, और सरफेस एरिया का फार्मूला है 6x²। ये कैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए क्यूब है ना, ये मैं इसकी एक साइड ले लेता हूँ जो कि स्केयर है, लेंथ भी एक्स और इसकी विड्थ भी एक्स है। अब ये एक साइड है तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, वो आ जाएगा एक्स का स्केयर। ये मैंने इसकी समझ ली, जिसको मैं ये हाईलाइट करने लगा हूँ ना, इसकी मैंने ये एक साइड का ये फाइंड कर लिया हुआ है एरिया। अब ये देखें, एक ये चीज़ सामने आ रही है, एक एक इसके पीछे है दूसरी शीट, एक इस तरफ शीट है तीसरी शीट, एक इस तरफ आ जाएगी चौथी शीट, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। कितनी शीटें होगी, 6। तो वो 6 और एरिया एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। ये एरिया कैसे आया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसको मैं कह दूंगा कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इससे नेक्स्ट वॉल्यूम है, तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम की हेडिंग दूंगा कि वॉल्यूम जो कि वी के इक्वल है। अब क्यूब का वॉल्यूम वो मैंने अभी आपको बताया है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, हाइट भी एक्स है, क्योंकि क्यूब क्यूब थ्री डिमेंशन स्केयर होती है। एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब वी वैसे ही। अब मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्यूब ख़त्म करने के लिए मैं क्यूब रूट लूँगा, तो ये आ जाएगी वी की पावर 1/3 इक्वल एक्स, यानी कि ये 3 है और इसकी पावर भी जब 1/3 लूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो 1/3 इक्वल एक्स। अब इस एक्स को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो यह मैं लिखूंगा पुट एक्स इक्वल बी की पावर 1/3 इन इक्वेशन 1। तो ये देखिए ए इक्वल 6, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इक्वल 6 और एक्स की जगह पर बी की पावर 1/3, और ये स्केयर है वो स्केयर मैं वैसे ही लिख लूँगा। अब 1 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 6 वी की पावर 2/3। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी, के जो उनसे ये जी फंक्शन दिए हुए हैं 5 पार्ट्स, इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में जो वैल्यू अप्लाई की जाती है वो डोमेन होती है, और जो मेरे पास वैल्यू आती है जिनके साथ उनकी मैपिंग हो रही होती है वो रेंज होती है। यानी कि समझ ले ये एक मशीन है, इसमें जो वैल्यू मैं डालूंगा वो डोमेन होगी, फिर इससे चीज़ें बन के जो मेरे पास आएंगी वो रेंज होगी। अब इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये देखें 5 माइनस एक्स है, अगर एक्स की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर 4 आ जाएगा, एक्स की जगह 2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3, अगर एक्स की जगह मैं -1 पुट करूंगा तो 5 माइनस माइनस प्लस 1, तो मेरे पास वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी कि चाहे मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूँ नेगेटिव वैल्यू रखूँ तो मेरा आंसर कुछ ना कुछ आ रहा है। तो इसकी डोमेन सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो चाहे आप ऐसे लिख दें कि आर रियल नंबर है, अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख दें कि इसकी डोमेन वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जो मर्जी नंबर मैं पुट करूं वो मेरी डोमेन होगी। अब इससे नेक्स्ट इसकी रेंज, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, अभी मैंने आपको वैल्यूज़ पुट करके बताई हैं तो मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ रही थी, तो इसकी रेंज भी सारे रियल नंबर्स है, चाहे आप ऐसे लिख लें, अगर ऐसे नहीं लिखना तो आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक ये है आंसर। इनके आंसर एक एक दो 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 लाइनों के हैं, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड करने वाले हैं, तो आपने ये ध्यान से समझने हैं। पहला तो क्वेश्चन आसान था। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है कि जी ऑफ एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। अब ये देखिए ये तो एक सिंपल इक्वेशन थी, अब ये भी इक्वेशन है लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट का, यानी कि ये अब रेडिकल इक्वेशन है, रेडिकल फंक्शन है। तो रेडिकल फंक्शन में मैंने ये ध्यान रखना है कि जो सा स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी मेरा नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए जो सा अंदर नंबर है ना, यहाँ मैं लिख लूँगा कि फार डोमेन, के मैं डोमेन के लिए ये सारा काम कर रहा हूँ, यहाँ पर एफ कैपिटल कर लूँगा कि फार डोमेन वो आ जाएगा एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। मैंने 0 से बड़ा इसलिए कहा है कि मैंने भी बताया है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर जो कि 0 से बड़े हैं। अब ये देखिए +2 इस तरफ आ जाएगा तो वो आ जाएगा -2। इससे मुझे ये आइडिया हुआ कि यहाँ पर x की जगह किस फंक्शन में मैंने -2 से बड़े बड़े नंबर रखने हैं।
अब देखिए अगर मैं यहाँ पर -2 से छोटा नंबर अगर मैं -3 रखूँ तो ये आ जाएगा -3 + 2 जो कि है -1। तो स्क्वायर रूट -1 ये तो अयोटा आ गया। इसलिए इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ है कि इससे मैंने बड़े बड़े नंबर लेने हैं। तो इसकी डोमेन मैं इस लिहाज से लिख लूँगा अब यहाँ पर डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स जो कि इक्वल है -2 से बड़े बड़े नंबर, -2 से बड़े नंबर -1 0 1 2 3 4 5 सो ऑन चलते जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर एक और चीज़ समझिएगा, अब यहाँ पर मैंने इस तरह की ब्रैकेट नहीं लगानी। इस ब्रैकेट का मीनिंग है कि ये -2 अंदर इंक्लूड नहीं है। ये इस ब्रैकेट को कहा जाता है ओपन ब्रैकेट और इस तरह की ब्रैकेट को कहा जाता है क्लोज ब्रैकेट। इसका मीनिंग ये है कि -2 भी अंदर है। ये देखें ये आ रहा है एक्स बड़ा है और बराबर है -2 से, तो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाई है कि -2 भी इसके अंदर है। अब इसकी मैंने रेंज फाइंड करनी है तो यहाँ मैं लिखूँगा रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये देखें यहाँ पर अगर मैं -2 पुट करूँगा तो वो आ जाएगा -2 + 2 0। अगर यहाँ पर मैं -1 पुट करूँगा -1 + 2 तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 जो कि 1 के इक्वल है और ये 0 के इक्वल है। अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 2 + 2 वो आ जाएगा 4 जो कि स्क्वायर रूट 4 वो इक्वल होता है 2 के, यानी कि 0 1 2 पॉजिटिव नंबर सारे आ रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 0 से। तो यहाँ पर फिर मैं लिखूँगा कि ये नंबर मेरे पास स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी मैंने नेगेटिव लगा दिया है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब ये चीज़ समझिएगा, ये 0 मेरे पास देखिए आंसर आया हुआ है ना, तो यहाँ पर अगर मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा इसका मतलब है 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से आगे आगे इंक्लूड है। तो यहाँ पर भी मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा कि 0 अंदर है। मेरे पास इसकी रेंज में 0 आंसर आया है, फिर 1 आया है, फिर 2 आया, इससे नेक्स्ट सो ऑन चली जा रहे हैं। 0 इंक्लूड है इसलिए मैंने ये क्लोज ब्रैकेट लगाई है। मैं आपको ओपन और क्लोज का और ज़्यादा आइडिया देता हूँ, कंसेप्ट देता हूँ। यहाँ समझ ले 1 है, ये है 2। अब ये ब्रैकेट अगर मैं लगाऊंगा ना 1 2, इसका मीनिंग है कि 1 से बड़े बड़े और 2 से अंदर अंदर ये वाली वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसकी जगह पर ये ब्रैकेट लगाऊंगा ना 1 और 2, तो इसका मीनिंग ये है कि ये है अगर 1 ये है 2, तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये 2 भी अंदर है और ये 1 भी अंदर है। तो ये डिफरेंस है क्लोज ब्रैकेट का और ओपन ब्रैकेट का। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। ये देखिए ये पीस वाइज फंक्शन है। जिस तरह मैंने आपको पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि दो फंक्शन दिए होते हैं। ये देखिए एक ये फंक्शन दिया हुआ है, एक ये फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे वो कह रहे हैं -2 से छोटे छोटे और बराबर उसके लिए ये फंक्शन है और -2 से बड़े उसके लिए ये फंक्शन है। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये दो दो तीन तीन लाइन का है, लेकिन आपने सारा कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? तो पहले मैं डोमेन फाइंड करने लगा हूँ, तो यहाँ मैं लिख लूँगा फॉर डोमेन। डोमेन के लिए पहले पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है? 6x + 7 और इसके लिए कहा हुआ है कि x छोटा है और बराबर है -2 से। तो इसको जब मैं ब्रैकेट के फॉर्म में लिखूंगा, -2 से छोटे नंबर है -3 -4 -5। अगर -2 से छोटे नंबर आप -1 देख रहे हैं तो आप गलत देख रहे हैं। ये देखिए ये 0 है, ये है -1, ये है -2, ये है -3। तो -2 से छोटे नंबर इस तरफ जाते हैं, तो -2 से छोटा है -3 -4 -5 माइनस इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर है -2। अब ये देखिए ये इक्वल भी है, इसका मीनिंग ये है कि -2 अंदर इंक्लूड है। ये आ गई है इसकी डोमेन फर्स्ट फंक्शन की। अब मैं सेकंड वाला फंक्शन लेता हूँ जो कि है 4 - 3x और इसमें वो कह रहा है x -2 से बड़ा है। तो इसलिए असल जब मैं लिखूँगा -2 से बड़े नंबर, तो ये देखिए -2 से बड़े नंबर -1 0 1 2 3 4 सो वन चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि -2 से बड़े नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहाँ से? -2। अब ये देखिए यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, इसका मीनिंग है कि ये -2 अंदर इंक्लूड नहीं है। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स वो ये आई है -इन्फिनिटी -2 ब्रैकेट क्लोज यूनियन। ये सेकंड फंक्शन की डोमेन आई है -2 इन्फिनिटी। क्या इस फंक्शन की अब मैंने इकट्ठी लिखनी है? अब ये देखिए यूनियन होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैं लिखूँगा -इन्फिनिटी, ये तो मैंने लिख लिया। अब ये देखिए ये है -2, -2 अंदर है, -2 से आगे आएगा -1 जो कि इसके अंदर है। इसके अंदर सिर्फ -2 नहीं है, तो यहाँ पर -1 है, सिर्फ -2 नहीं है, वो यहाँ पे आ गया है। तो जब मैं इनका यूनियन लूँगा तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ये सारे आ गए हैं। ये थी इसकी डोमेन। अब इसकी रेंज फाइंड करेंगे, तो यहाँ मैं लिखूँगा फॉर रेंज। वीडियो चाहे लेंथी हो रही है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब इससे नेक्स्ट इसकी रेंज के लिए पहले मैं फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ जो कि है 6x + 7 और x <= -2।
तो ये मैं यहाँ पर लिख लूँगा। अब ये देखिए इसकी रेंज है -2 से छोटी छोटी और -2 भी, यानी कि इनको पुट करके जो मेरे पास आंसर आएगा वो इसकी रेंज होगी। तो पहले यहाँ पर मैं -2 पुट करता हूँ, क्योंकि -2 इक्वल है, -2 भी अंदर है। जब मैं -2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई -2 -12 + 7, तो ये आ जाएगा -5। अब इससे छोटा नंबर वो है 3, तो यहाँ पर अगर मैं 3 पुट करूँगा तो ये देखिए ये आ जाएगा 6, -2 की जगह पर -3 + 7, 6 मल्टीप्लाई -3 वो आ जाएगा -18 + 7 जो कि है -11। ये चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये चाहे आप रफ पे कर ले समझाने के लिए है। जब मैंने -2 पुट किया है -5 आया है, जब मैं -3 पुट किया है तो -11 आया है। इसी तरह जब मैं अगला नेगेटिव नंबर पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर नेगेटिव ही आएगा, लेकिन वो नेगेटिव आंसर बढ़ता जाएगा कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। अब इसकी जब मैं रेंज लिखूँगा तो वो इसकी मैं रेंज लिखूँगा -5 कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए -5 इसके आंसर में आया है, तो यहाँ पर मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। अब ये जो मैंने लिखा है मैंने -5 और -इन्फिनिटी यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए किए था। इसको अब मैं अरेंज करूँगा, वो कैसे कि -इन्फिनिटी इस तरफ और -5 इस तरफ, ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट ओपन। इस तरह नहीं लिखना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ये मैंने फर्स्ट फंक्शन के लिए आज से रेंज फाइंड कर ली है। अब सेकंड फंक्शन वो है 4 - 3x, x ग्रेटर देन है -2, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब इसमें वो कह रहा है कि x -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा नंबर क्या है, -1, तो ये मेरे पास g(x) ही था। तो इस फंक्शन में मैं -1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 4 -3x की जगह पर -1, तो ये आ जाएगा 4 +3, 4 + 3 वो आ जाएगा 7। अब ये देखें मैंने -1 पुट किया है, लेकिन ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर पुट किया है। इतने बड़े नंबर पुट नहीं करते। यहाँ पर मैं पुट करता हूँ मिसाल के तौर पर x की जगह पर -1.999, जो कि 2 के करीब करीब है। तो यहाँ जब मैं ये पुट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1.999 इक्वल 4 -3, x की जगह पर -1.999, 4 माइनस माइनस वो आ जाएगा +3 मल्टीप्लाई 1.999 वो आ जाएगा 5.997। जब इनको मैं ऐड करूँगा वो आ जाएगा 9.997, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 10 के। 10 नहीं है लेकिन 10 के इक्वल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो आपने -2 -3 पुट किया है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें इक्वल है था -2, तो वो मैंने -2 पुट किया है, उसके बाद -3। अगर इक्वल ना होता तो फिर मैंने उसके करीब करीब बिल्कुल करीब करीब वाला नंबर पुट करना था। तो अब जब मैं इसके लिए आज से रेंज लिखूँगा तो वो आ जाएगी 10। 10 देखे 10 अंदर नहीं है, अगर 10 अंदर आता तो मैंने ये ब्रैकेट यूज़ करनी थी। 10 के इक्वल नहीं आया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आया है, 10 से छोटे छोटे नंबर आए हैं, तो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट यूज़ की है कि 10 अंदर नहीं है लेकिन 10 से बिल्कुल पीछे वो वाला नंबर इसके साथ है। अगर मैं ये नंबर पुट करता वो 7 आ जाना था, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ना था 7 और फिर ये ब्रैकेट, तो 8 9, लेकिन 8 9 अंदर है, इसलिए मैंने बिल्कुल करीब वाला नंबर पुट करते हैं। ये बात आप याद रखें कि जब फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड करते हैं तो बिल्कुल करीब करीब डेसिमल वाले नंबर पुट किए जाते हैं। तो ये 10 और यहाँ पर ये देखिए 10 से आगे आया था 7। जब इससे मैंने और नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी थी तो वो नेगेटिव वाले नंबर आ जाने थे, क्योंकि ये देखे फंक्शन में माइनस दिया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करता तो 3 2 टाइम 6, 4 -6 वो आ जाना था -2। अगर मैं 10 पुट करता 10 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाना था -30, 4 -30 वो आना था -26। यानी कि फिर ये चलते चलते कहाँ तक चले जाने थे, माइनस वाले इन्फिनिटी तक। अब इसको भी मैं अरेंज करके लिखूँगा। अरेंज किस तरह, कि वो मैं लिखूँगा पहले नेगेटिव इन्फिनिटी वाले और फिर 10, इस तरह मैं लिखूँगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे किया था। अब एक मेरे पास रेंज ये आई है, एक मेरे पास रेंज ये आई है। अब मैं टोटल रेंज फाइंड करूँगा। रेंज ऑफ g(x) जो कि ये है पहले, वो मैं लिखूँगा -इन्फिनिटी से लेकर -5 और -5 अंदर इंक्लूड है। यूनियन ये क्या है, -इन्फिनिटी और ये साथ 10, 10 इंक्लूड नहीं है ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पर जब इनका यूनियन लूँगा इकट्ठे आ जाएंगे -इन्फिनिटी। अब ये देखें ये -5 -5 तो इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 से 1 10 तक। तो यहाँ पर मैं 10 ही लिख दूंगा कि ये वाली चीज़ें तो फिर इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये आ गई है मेरे पास इसकी रेंज। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4।
जो कि है जी ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस 5। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट फंक्शन वो फंक्शन है कि जिसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आंसर इसका कभी भी नहीं आया, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर की भी पॉजिटिव होती है। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, इसमें मैं जो सी मर्जी वैल्यू पुट कर दूँ, माइनस वाली, पॉजिटिव वाली, जो मर्जी पुट कर दूंगा तो मेरे पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो इसकी डोमेन फिर आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ये तो चीज़ें मैं अंदर अप्लाई कर रहा हूँ डोमेन। अब रेंज होती है कि मेरे पास आंसर क्या आ रहे हैं। तो इस फंक्शन का मैंने अभी आपको बताया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसमें जब मैं नेगेटिव नंबर भी पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ मैं लिख दूँ कि इसके आंसर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। 0 से पीछे माइनस वाले आते हैं, -1, तो माइनस वाला इसका आंसर आता ही नहीं। तो ये आ जाएगी इसकी रेंज। ये था इसका कॉन्सेप्ट, सिंपल 2 लाइनों का चाहे आंसर है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट देख लें आप। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5, जी ऑफ एक्स इक्वल x+2/3 माइनस एक्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए वो कैसे अरेंज से हमें दिखा रहा है। पहले उसने इक्वेशन का फंक्शन डोमेन है हमें सिखाई है, फिर रेडिकल इक्वेशन की बताई है, फिर उसने पीसवाइज फंक्शन का हमें सिखाया है, फिर उसने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का सिखाया है। अब वो ये देखें रैशनल नंबर का सिखा रहा है हमें, क्योंकि रैशनल नंबर ही होते हैं P/Q की फॉर्म में जिसमें बटा आ जाए। तो इसमें देखें बटा आ गया है, P/Q रैशनल नंबर है ये। अब अगर आपने रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो इसमें यह था कि जो डिनोमिनेटर में है Q वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसकी डोमेन में भी यही है, सारे नंबर हो गए, सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिहाज से मैं ये देखिए आपको बताता हूँ कि डिनोमिनेटर में 0 मेरे पास नहीं होना चाहिए। ये -x उस तरफ चले जाएगा तो ये आ जाएगा 3 इक्वल नहीं है x के। तो इसकी सिंपल बिल्कुल बड़ा आसान मेथड है, जो डिनोमिनेटर में है आप वो 0 के बराबर ना रख कर देखें कि x की वैल्यू मेरे पास 3 नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिखूँगा डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। ये देखें ये सारे रियल नंबर हैं, सिर्फ किसके अलावा जो डिनोमिनेटर में है वो मैंने फाइंड किया है कि 3 के इक्वल नहीं है, कि सारे रियल नंबर है। नेगेटिव कर दूंगा मैं इस 3 को, ये आ गए मेरे पास डोमेन। अब इसकी रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये आप चीज़ सीखिएगा, जो जी ऑफ एक्स है अभी मैंने ऊपर बताया था, ऊपर देखा था नोटेशन की कि वाई को एफ ऑफ एक्स की भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कह देता हूँ कि जी ऑफ एक्स ये वाई की इक्वल है, और यहाँ पर यह आ जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। वैसे ही अब रेंज होती है किसका, जो आंसर आ रहा है। अब जब फ्रैक्शन में आ जाए तो इसमें मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा। ये डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा y इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल x+2, ये आ जाएगा 3y माइनस XY इक्वल x+2 के x वाले एक तरफ और कांस्टेंट, फिर बाकी वो सारी वैल्यू दूसरी तरफ। आ जाएगा 3y-2 इक्वल x+xy। इसमें से मैं x कामन निकालूंगा, बाकी रह जाएगा 1+y। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा कि 1+y। चलिए नीचे स्टेप वाले मैं लिख लेता हूँ नीचे कि 1+y, और यहाँ पर ये 3y-2 वैसे ही था, यहाँ पर भी 3y-2, और यहाँ पर x आ गया है। अब ये देखिए फंक्शन जो y में दिया हुआ था वो मैंने x में फाइंड कर लिया है। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या आया है 1+y। तो मैंने भी बताया है कि डिनोमिनेटर में 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये +y, ये +1 है उस तरफ चले जाएगा तो -1 के y -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये सारा जो आंसर मैंने आपको रफ वर्क में सिखाया है, ये इसके सोल्यूशन में नहीं है। सिर्फ इससे मुझे आइडिया हो गया कि इसकी रेंज में ये नहीं आएगा। अब इसकी रेंज में लिखूँगा कि रियल नंबर सारे हैं सिवाय किसके, -1 के। वो -1 आपने रट्टा नहीं लगाना कैसे आया है, मैंने ये आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रेंज मैंने ऐसे क्यों फाइंड किया है सॉल्व करके। जब फ्रैक्शन में आ जाना है ना, जब बटे में आ जाना है, फिर ऐसे फंक्शन कन्वर्ट करना है वाई में, उस लिहाज से मुझे आइडिया होगा कि कौन सा हिस्सा रेंज में नहीं है। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। गिवन एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इफ़ f(2) इक्वल है -3 और f(1) -1 इक्वल है 0, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। कि ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि f ऑफ x इक्वल है x³ माइनस ax² प्लस bx+1, और ये भी गिवन है कि f(2) ये इक्वल है -3 के, और f(-1) ये इक्वल है 0 के। कह रहा है a और b की वैल्यू फाइंड करें। अब ये जो वैल्यू दी हुई है इससे मुझे ये आइडिया हो गया है कि मैंने x की जगह पर पुट करना है 2। तो यहाँ मैं पुट करूँगा कि पुट x इक्वल 2 इन कहाँ पे, कि जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इसमें।
तो एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 2 इक्वल 2 की पावर 3 माइनस ए 2 का स्केयर प्लस बी, वैसे ही एक्स की जगह पर 2 प्लस 1। अब 2 का क्यूब वो आता है 8 माइनस ए, वैसे ही 2 का स्केयर वो आ जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई बी वो आ जाएगा 2b, और ये प्लस 1 वो वैसे ही आ जाएगा 8 प्लस 1 ये आ जाएगा 9 माइनस 4a प्लस 2b, वैसे ही, और यहाँ पर f ऑफ 2 वैसे ही। अब ये देखें, मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा कि गिवन है मेरे पास कि f ऑफ 2 वो इक्वल है -3, ये मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन में भी है। तो f ऑफ 2 की जगह पर मैं -3 पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा -3 इक्वल 9 माइनस 4a प्लस 2b, 9 माइनस 4a प्लस 2b। अब ये 9 प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस -3 -9, और ये वैसे ही -4a प्लस 2b। अब ये देखिए -3 -9 वो आ जाएगा -12 -4a प्लस 2b, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब ये देखें, ये भी वैल्यू दी हुई है, तो इससे मुझे ये आइडिया हो गया है कि मैंने यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट करना है। तो यहाँ मैं अगेन लिखूँगा पुट x इक्वल -1 इन एफ ऑफ एक्स के जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है उसमें। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ -1 इक्वल क्या है फंक्शन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर -1 का क्यूब माइनस ए एक्स की जगह पर -1 का स्क्वायर। इससे नेक्स्ट है प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स की जगह -1, और ये +1 वैसे ही -1 का क्यूब, ये 3 जोन से है आड नंबर है, तो नेगेटिव नंबर की पावर जब आड होती है तो माइनस ही होती है। माइनस ए वैसे ही नेगेटिव नंबर की पावर स्क्वायर है, तो ये +1 हो जाएगी क्योंकि ये इवन है। प्लस माइनस वो आ जाएगा -b +1 वैसे ही, और यहाँ पर एफ ऑफ -1 वैसे ही -1 +1 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -a -b, और ये एफ ऑफ -1 वैसे ही। अब मेरे पास ये भी वैल्यू गिवन है क्या कि ये देखे एफ ऑफ -1 वो इक्वल है 0 के, तो मैं लिखूँगा एफ ऑफ -1 इक्वल है 0, ये गिवन है। तो एफ ऑफ -1 की जगह पर फिर मैं 0 पुट कर दूंगा, ये -a -b। अब ये देखें -a है, जब इस तरफ आएगा तो वो +a हो जाएगा कि a इक्वल है -b। इसको मैं कह दूंगा कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस a की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा पुट a इक्वल -b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है -12 इक्वल -4a, -12 इक्वल -4a की जगह पर -b, और ये +2b वैसे ही वो +2b, -12 इक्वल माइनस माइनस वो आ जाएगा +4b +2b, 4 + 2 वो आ जाएगा 6b, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 डिवाइड, और यहाँ पर b वैसे ही 6 2 टाइम 12, तो ये आ जाएगा -2 इक्वल b। ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई है। अब इस b की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगूँ, पुट b इक्वल -2 इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये देखें a इक्वल माइनस, वैसे ही जी b की जगह पर -2, a इक्वल माइनस माइनस वो आ जाएगा +2। तो ये मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, कि एक पत्थर है जिसको इतनी हाइट से फेंका गया है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड, यानी कि यहाँ पे एज ये हाइट को शो कर रहा है और एक्स ये सेकंड को शो कर रहा है, यानी कि टाइम को, इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। अब इसका जो फंक्शन है ना वो ये गिवन है, तो फंक्शन मैं लिख लेता हूँ, एच ऑफ एक्स इक्वल है 40 माइनस 10x², ये फंक्शन है। पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन, के जो पत्थर है इसकी हाइट क्या होगी जब x 1 सेकेंड होगा। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा कि x इक्वल 1 सेकेंड इस फंक्शन में, एच एक्स की जगह पर 1 इक्वल 40 माइनस 10x की जगह पर 1 का स्केयर, तो आ जाएगा 40 माइनस 10 1 टाइम 10, क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 30। ये मेरे पास हाइट आ गई है, और हाइट का यूनिट क्या है, मीटर, तो हाइट की जगह मैं लिख दूंगा 30 मीटर, यानी कि 1 सेकेंड बाद इसकी हाइट होगी 30 मीटर, जबकि स्टोन 60 मीटर से फेंका गया है। समझ ले ये पत्थर है और यहाँ से लेकर ग्राउंड तक इसकी हाइट है 60 मीटर। 1 सेकंड बाद ये स्टोन जोन से है ना इसकी 30 हाइट तक आ जाएगा,
यानी कि यहाँ तक पहुँच गया होगा पत्थर 1 सेकंड के बाद। अब वो कह रहा है 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड बाद ये पत्थर कहाँ तक पहुँचेगा। सी पार्ट में कह रहा है 1.7 सेकंड, इतने सेकंड के बाद वो कहाँ पहुँचेगा। तो अब इसका बी वाला पार्ट करते हैं कि यहाँ पर एक्स की जगह मैं 1.5 पुट करूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा इसके सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाला पार्ट नहीं है बी वाला, तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा बी वाले पार्ट में पुट करूँगा एक्स इक्वल 1.5 सेकंड। कहाँ पर, इस फंक्शन में एच ऑफ एक्स। ये एच वैसे ही एक्स की जगह पर 1.5 इक्वल फंक्शन क्या है 40 माइनस 10 एक्स स्केयर, 40 माइनस 10 एक्स की जगह पर 1.5 फुट इसका स्केयर, वैसे ही 40 माइनस 10 1.5 का स्केयर जो कि है 2.25 ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2.25 तो आ जाएगा 22.5। जब ये मैं नेगेटिव करूँगा तो आ जाएगा 17.5। ये हाइट वैसे ही, और यहाँ पर इसका यूनिट मीटर। ये 1.5 सेकंड के बाद वो यहाँ तक पत्थर पहुँचेगा। अब इसका सी वाला पार्ट क्या है, वो है x इक्वल 1.7 सेकेंड, यानी कि मैंने पुट करना है x इक्वल 1.7 सेकेंड। कहाँ पर, इन इस फंक्शन में h ऑफ x में। ये h ऑफ x वैसे ही इक्वल 40 माइनस 10 एक्स स्केयर, ये फंक्शन है तो ये 40 माइनस 10 एक्स की जगह पर 1.7 और इसका स्केयर, ये 40 वैसे ही माइनस 10 1.7 का स्केयर आता है 2.89। जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 28.9। ये 40 वैसे ही 40 माइनस 28.9, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 11.1 मीटर। ये आ गया है थर्ड वाले पार्ट का भी आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो ये चीज़ समझिएगा, वो कह रहा है ये पत्थर जब इस ज़मीन के साथ टकराने लगेगा तो तब कितना टाइम लगेगा, ये मैंने देखना है। तो इसके लिए ये समझ ले, ये पत्थर है और ये ग्राउंड है ज़मीन। जब पत्थर ज़मीन के साथ टकराने लगेगा, यानी कि पत्थर ज़मीन के बिल्कुल करीब पहुंच के टकराने ही लगा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी हाइट जो सी है तब ज़ीरो के इक्वल है। यहाँ पर मैं इसका सेकंड वाला पार्ट दूंगा, और कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि ये ज़ीरो कैसे हुआ है। अब एच ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन क्या है, वो है 40 माइनस 10 एक्स स्केयर इक्वल ज़ीरो। अब ये माइनस इस तरफ आएगा तो आ जाएगा 10 एक्स स्केयर, और यहाँ पर 40 वैसे ही 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्केयर वैसे ही। फिर मेरे पास एक्स स्केयर की वैल्यू आई है 4, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा, तो यहाँ पर 4 का स्केयर रूट और यहाँ पर एक्स स्केयर का स्केयर रूट। एक्स एक्स कैंसिल, बाकी रह जाएगा एक्स, और 4 किसका स्केयर है, ये 2 का है। और देखिए क्वेश्चन में जब भी एक्स दिया हुआ है साथ इसका यूनिट है सेकंड, क्योंकि एक्स सेकंड को शो कर रहा है। तो फिर यहाँ पे मैं लिख लूँगा एक्स इक्वल 2 सेकंड का। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है कंसीडर द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है, पार्ट नंबर 1 है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। पार्ट नंबर 2 और 3 बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट वाला करते हैं। ये मैं फंक्शन वैसे ही लिख लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x माइनस 5। ये क्वेश्चन बड़े ही छोटे छोटे हैं लेकिन समझने वाले बड़े हैं, कॉन्सेप्ट इनमें बड़ा ज़्यादा है, अंडरस्टैंड करने हैं आपने। ये फंक्शन दिया हुआ है, अब वो कह रहा है डोमेन और रेंज बतानी है, तो यहाँ मैं सबसे पहले हेडिंग दूंगा डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन ऐसा है कि इसमें जो मर्जी मैं वैल्यू पुट करता जाऊँ, 1 2 3 4 -1 -2 -3 डेसिमल में भी, तो वो वैल्यूज़ पुट होती जाएंगी। यानी कि इसकी डोमेन फिर आ जाएगी रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स। चाहे मैं ऐसे लिख लूँ, चाहे मैं लिख लूँगा कि इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो मर्जी मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। और इसकी रेंज के मेरे पास आंसर क्या आएंगे, तो जो वैल्यू पुट करता जाऊँगा उस लिहाज से मेरे पास आंसर आते जाएंगे। तो इसकी रेंज भी यहाँ पर रियल नंबर आएंगे, चाहे ये लिख लूँ, चाहे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ये सिंपल इसका आंसर था। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, इज़ द फंक्शन एफ 1 to 1। अब जब मैं आपको स्टार्ट में थ्योरी करवा रहा था कॉन्सेप्ट, तब मैंने कहा था फंक्शन की जो टाइप है, यानी कि 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये मैं बाद में समझाऊंगा। तो अब ये समझिए, ये देखें आपकी बुक पर पेज नंबर 25 पे है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वाली है 1 to 1 फंक्शन, इसको 1 to 1 भी लिखते हैं, और सम बुक्स में 1 1 ऐसे भी लिखा जाता है, 1 1 फंक्शन भी इसको कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। अब रीडिंग बाद में करते हैं, नाम ही क्या है 1 1। इसका मीनिंग ये है कि एक चीज़ के साथ एक चीज़ ही मिल रही है, यानी कि अगर कोई फंक्शन है उसमें मैं एक वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास एक ही आंसर आएगा, उस जैसा कोई और आंसर नहीं आएगा। तो ये देखिए फंक्शन एफ इज़ 1 to 1 इफ़ डिफरेंट इनपुट्स, जब फंक्शन में डिफरेंट वैल्यू दी जाती हैं, प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट, तो मेरे पास मुख्तलिफ उसके
आउटपुट आंसर आते हैं। मिसाल के तौर पर इफ़ एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2, यानी कि फंक्शन में मैंने x1 और x2 पुट किया है अगर, तो मेरे पास x1 इक्वल आएगा x2 के। मिसाल के तौर पर ये देखिए मैंने ये फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x+7। अब पहले मैंने एफ ऑफ एक्स जगह यहाँ पर पुट किया है एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2, तो यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा x1, वो मैंने ये लिख लिया है। फिर एफ ऑफ x2 में यहाँ पर x2 आ जाएगा, वो मैंने ये लिख लिया है। अब ये 7 इस 7 से कैंसिल, 5 भी 5 से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा x1 इक्वल x2। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो वो 1-to-1 फंक्शन होता है। अब इससे नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। अब फंक्शन एफ जो कि एक्स से वाई पर है इज़ कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, कोडोमेन मैंने आपको बताया था कि दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स वो कोडोमेन होते हैं, हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन एक्स, उसकी कोई ना कोई इमेज होगी इस एक्स वाले के साथ। इन अदर वर्ड दूसरे अल्फाज में वो कह रहा है फॉर एवरी वाई इन वाई, कि मैंने इस वाई में से कोई एलिमेंट लिया है और उस वाई का एक्स के साथ कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा, इस फॉर्म में हो, तो उसको मैं कहूँगा कि ऑन टू फंक्शन है। इस तरह के मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर एग्जांपल देखें, ये फंक्शन दिया हुआ है 2x+3। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर ये देखें वाई पुट किया है। इसमें से मैंने अगर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो मेरे पास ऑन टू फंक्शन है। ये +3 है, इस तरफ आएगा तो -3, ये देखिए आ गया है वाई -3। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके, वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखिए 2 डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। जब x की वैल्यू मैं फाइंड कर लूँ इसका मीनिंग ये है कि वो ऑन टू फंक्शन है। और सम क्वेश्चन ऐसे आएंगे यहाँ पर मैं x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकूँगा, फिर उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी कि उसकी कोडोमेन देखेंगे। अब 1-1 फंक्शन में डोमेन देखी जाती है, रेंज या कोडोमेन नहीं देखी जाती। और ऑन टू फंक्शन में डोमेन भी देखी जाएगी और कोडोमेन भी देखी जाएगी। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट करवाऊंगा, फिर क्लियर और ज़्यादा हो जाएंगे जब अप्लाई करेंगे। अब इसका देखिए पार्ट 2 करते हैं। इज़ द फंक्शन एफ 1-to-1, का ये जो फंक्शन दिया हुआ है क्या 1-to-1 है, जस्टिफाई योर आंसर, और आपने जो आंसर बताना है उसको जस्टिफाई भी करना है। सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लूँगा कि मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x-5। अब 1-1 के लिए भी मैंने आपको बताया है कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 ये है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2। अगर मेरे पास x1 इक्वल आ जाए x2 के तो ये फंक्शन 1-1 होगा। अब ये देखें इस फंक्शन में x की जगह मैं x1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 3x1 - 5 इक्वल 3x2 - 5, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 3x1 इक्वल है 3x2 - 5 + 5, ये कैंसिल होके बाकी रह जाएगा 3x1 इक्वल 3x2, ये 3 भी 3 से कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x1 इक्वल x2। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं x1 इक्वल x2। तो ये 1-1 फंक्शन है। अब मैं जस्टिफाई करूँगा तो इसके लिए मैं ये लिखूँगा येस द फंक्शन इज़ 1-to-1 बिकॉज इक्वल आउटपुट्स, आउटपुट मेरे पास जो आई है वो इक्वल है, इम्प्लाइज इक्वल इनपुट। जब मैंने इनपुट पे वैल्यूज़ दी हैं तो मेरे पास आउटपुट पे जो वैल्यूज़ आई हैं वो भी इक्वल आई हैं। ये था इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लूँगा एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x - 5। वो कह रहा है एफ ऑन टू, क्या फंक्शन एफ जोन सा है वो ऑन टू है इफ़ द कोडोमेन इज़ ऑल रियल नंबर, अगर इसकी कोडोमेन यानी कि ये फंक्शन है ना, अगर वो x से y पर है तो y के सारे एलिमेंट्स वो कह रहा है यहाँ पर रियल नंबर्स हैं। तो स्टार्ट में फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स इसको y से भी डिनोट कर सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं लिख दूंगा y इक्वल 3x - 5। अब इसमें से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा, अगर x की वैल्यू मैं फाइंड कर सकूंगा तो ये फंक्शन ऑन टू होगा। ये देखिए -5 है, इस तरफ आके हो जाएगा +5 इक्वल 3x, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके ये हो जाएगा डिवाइड इक्वल x। मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली है तो ये फंक्शन ऑन टू है। अब मैं बताऊंगा क्या ऑल रियल नंबर्स के लिए। अब ये देखें मैंने बताया था कि y जो सा है वो कोडोमेन है, तो देखिए y की वैल्यू यह मैं पुट करता हूँ y इक्वल 1, तो ये आ जाएगा 1 + 5 6/3, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स 6। यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू 2 आई है। अब इस x की वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये देखें 3 2 टाइम्स 6, वो 6 - 5, तो वो आ जाएगा 1। तो फंक्शन की वैल्यू भी आई है 1 और फंक्शन क्या है y, यानी कि सेम आंसर आया है, जिसकी वजह से ये फंक्शन जो सा है ऑल रियल नंबर्स के लिए ऑन टू है।
तो यहाँ मैं लिखूँगा फिर यस द फंक्शन इज़ ऑन टू व्हेन द कोडोमेन इज़ ऑल रियल नंबर्स। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। लेट फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर बी डिफाइंड बाय, और फंक्शन ये डिफाइन कर रहा है। फंक्शन में लिखता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x-3/x+1। पार्ट 1 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन के डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। अब ये देखें ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने इस तरह का आपको पार्ट अभी ऊपर करवाया है जो कि P/Q की फॉर्म में होता है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि Q जो कि डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसकी मैंने यहाँ पे लिखूँगा फॉर डोमेन के मैं ये सारा डोमेन के लिए करने लगा हूँ। डोमेन के लिए ये है कि डिनोमिनेटर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो कि x+1 है, तो x की वैल्यू -1 डोमेन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिखूँगा डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स वो यहाँ पर सारे रियल नंबर है स्वाय इस -1 के। तो ये मैं आसानी से यहाँ पर मैंने डोमेन फाइंड कर ली है। सिर्फ रैशनल नंबर की डोमेन ऐसे फाइंड करते हैं। अब इसकी मैं रेंज, तो इसके लिए मैं हेडिंग दूंगा फॉर रेंज की। अब मैं रेंज फाइंड करने लगा हूँ और यह मैं फंक्शन लिखूँगा। फंक्शन क्या है, वो ये है 2x-3/x+1। 2x-3/x+1। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि फंक्शन की डेफिनेशन में ये था कि फंक्शन को y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल 2x-3/x+1। अब ये डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू x+1 इक्वल 2x-3। यहाँ पे आ जाएगा xy+y इक्वल 2x-3। यहाँ पर xy ये +2x इधर आएगा तो -2x इक्वल -3 -y। यहाँ से x कॉमन आ रहा, बाकी रह जाएगा y -2 इक्वल -3 -y। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ कि x इक्वल आ जाएगा -3 -y डिवाइडेड बाय y -2। ये मैंने फंक्शन को x में कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि रेंज जौन सी है वो y की वैल्यूज़ में होती है। अब यहाँ पर है y -2, तो डिनोमिनेटर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो y -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो सारे रियल नंबर है स्वाय इस -2 के। तो ये मैं लिख दूँगा कि ये इसकी रेंज आ गई है, ये इसकी डोमेन आ गई है। ये इसका क्वेश्चन था। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है डिटरमाइन वेदर एफ ऑफ एक्स इज़ ऑन टू। क्या ये फंक्शन जौन सा है वो ऑन टू है। तो यहाँ पर अब ये समझे, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने कैसे किया है ऑन टू कि एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x-3/x+1। वहाँ पे मैंने कहा था कि फंक्शन y के इक्वल भी होता है, y इक्वल 2x-3/x+1। अब इस सारे में से मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा, मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर ये देखिए मैंने वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू आ जाती है। तो फिर इस लिहाज से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये फंक्शन जौन सा है वो ऑन टू है। लेकिन मैं ये सारा सॉल्व नहीं करूँगा, इसको सारा सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैंने ऑन टू की आपको डेफिनेशन करवाई थी तब मैंने कहा था कि इसकी कोडोमेन देखते हैं। यानी कि देखिए अब इसकी कोडोमेन क्या है, ये रेंज है और ये कोडोमेन है। कोडोमेन है इस पर यहाँ पर रियल नंबर r, और इसकी रेंज क्या आई है, रेंज आई है रियल नंबर -2। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसकी रेंज ये है रियल नंबर -2। ये इक्वल नहीं है इसकी कोडोमेन के, कोडोमेन है r। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो यहाँ मैं लिखूँगा द फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज द रेंज, रेंज क्या आई है, ये रियल नंबर माइनस इसमें से -2 नेगेटिव कर दूंगा, इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन आर, क्योंकि कोडोमेन तो फंक्शन की दी हुई है वो आर है। जब ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ये सिंपल इसकी रीज़न है। ये देखिए क्वेश्चन एक एक दो दो लाइनों के हैं लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट बड़े ज़्यादा हैं। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है प्रूफ डैट, साबित करें ये जो फंक्शन दिया हुआ है इज़ 1:1। क्या ये फंक्शन 1:1 है? तो 1:1 फाइंड करने के लिए फंक्शन में x की जगह x1 पुट करूँगा और फंक्शन में x की जगह x2 पुट करूँगा। यानी कि ये फंक्शन है तो यहाँ पर 2x1 -3/x1+1 इक्वल है 2x2 -3/x2+1। अब ये डिवाइड हो रही है इस तरफ आगे मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो रही है इस तरफ आगे मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 2x1 -3 इंटू x2+1 इक्वल 2x2 -3 इंटू x1+1। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2x1 x2 प्लस 2x1 -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3x2 -3 × 1 वो आ जाएगा -3। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 2x1
x2 2x2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x2, -3 मल्टीप्लाई पे करूँगा तो -3x1 और -3। अब सारी वैल्यूज़ मैं एक तरफ ले आऊँगा कि 2x1 x2 प्लस 2x1 -3x2 -3 -2x1 x2, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो -2x2 प्लस 3x1 और +3। अब ये देखें -3 है +3 है, कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल 0 वैसे लिख दूंगा। 2x1 x2 प्लस है माइनस कैंसिल है, ये देखिए 2x1 प्लस 3x1 तो ये आ जाएगा 5x1 -3x2 -2x2 तो ये आ जाएगा -5x2 इक्वल 0। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से 5 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x1 -x2 इक्वल टू 0। 5 मल्टीप्लस उस तरफ जाके डिवाइड तो x1 -x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल आ गया है x2। जब ये इक्वल आ जाए तो फिर ये 1 1 फंक्शन होता है, यहाँ मैं लिखूंगा सो एफ ऑफ एक्स इज़ 1 to 1 फंक्शन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसीडर द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है एफ पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर तक, डिफाइंड बाय, ये फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है ई की पावर -x। शो डैट एफ ऑफ एक्स इज़ अ बाइजेक्टिव, कह रहा बताओ क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो इसी पेज नंबर 25 पर ये थर्ड पार्ट दिया हुआ है बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ़ इस बात 1 to 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन वो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को मैं बाइजेक्टिव फंक्शन कहता हूँ। तो यहाँ पर बाइजेक्टिव फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं इंजेक्टिव फाइंड करने लगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दूंगा फॉर इंजेक्टिव, चाहे हेडिंग दे दे फॉर 1 to 1 के 1 1 फाइंड करने लगा। उसके लिए क्या करते हैं कि फंक्शन में x1 और फंक्शन में x2 पुट करके इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पर जब मैं x1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा e की पावर -x1 और e की पावर -x2। अब बेस बेस की इक्वल है, यानी कि ई की इक्वल है, तो पावर -1 ये इक्वल होगी पावर -x2 के। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x1 इक्वल आ गया है x2 के। तो जब इक्वल आ जाए तो फंक्शन 1 1 होता है, तो मैं यह लिखूंगा सो एफ ऑफ एक्स इज़ 1 to 1, चाहे 1 to 1 लिख दें या लिख दें सो एफ ऑफ एक्स इज़ इंजेक्टिव, क्योंकि मैंने हेडिंग दी हुई है इंजेक्टिव की, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंजेक्टिव। अब मैंने क्या फाइंड करना है, अब मैंने ऑन टू यानी कि सब्जेक्टिव फाइंड करना है। इसके लिए मैं फंक्शन अगेन लिख लूँगा, तो ये मैंने फंक्शन लिख लिया है। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स, इसको मैं वाई भी लिख सकता हूँ। तो इफ़ एफ ऑफ एक्स की जगह मैं लिखूँगा वाई इक्वल ई की पावर -x। अब ये देखिए एक्स जो सा है वो एक्सपोनेंट में है, यानी कि पावर में, इसको मैंने नीचे लाना है। तो आपने एक लोगार्थम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है कि ये पावर को पहले ला सकता है अगर लाग हो। तो यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग लाग ऑन बाथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा लाग वाई इक्वल लाग ई की पावर -x। ये लाग वाई वैसे ही लाग की प्रॉपर्टी है, पावर स्टार्ट में ही आ जाएगा -x और लाग ई। कैलकुलेटर में जब आप करेंगे लाग ई तो वो 1 की इक्वल ही होगा, तो ये आ जाएगा -x इक्वल लाग वाई, यानी कि इसको जब मैं अरेंज कर लूँगा तो ये आ जाएगा x इक्वल माइनस लाग वाई का, ये नेगेटिव नंबर उस तरफ चले गया। अब ये मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर ना आपने कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट समझिएगा ज़रा कि यहाँ पर कोड मेन क्या है, रियल नंबर पॉजिटिव। अब आप चाहे कैलकुलेटर पकड़ें, उस पर लाग वाई की जगह पहले आप नेगेटिव पुट करें, यानी कि लाग -1 पुट करें, तो देखना आप कैलकुलेटर पर दे देगा मैथ एरर। जब 0 पुट करेंगे फिर भी देगा मैथ एरर, लेकिन जब आप कैलकुलेटर पर लाग 1 लिखेंगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा 0। जब आप कैलकुलेटर पर लाग 2 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.693147 सो वन। यानी कि समझाना मैं ये चाह रहा हूँ, जब मैं नेगेटिव वैल्यू लूँगा फिर मेरे पास एरर आएगा, जब मैं पॉजिटिव वैल्यू लूँगा तो फिर मेरे पास सोल्यूशन आएगा। और यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट जी एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि रियल नंबर में से रियल नंबर तक है, बी गिवन बाय, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि जी ऑफ एक्स इक्वल है x³ -3x। डिटरमाइन इफ़ जी ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव, कह रहा है बताएं क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है एंड आर सब्जेक्टिव, कि इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, ये बताना है आपने। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दूंगा फॉर इंजेक्टिव। इंजेक्टिव के लिए क्या करते हैं कि मैं x1 पुट करता हूँ और फंक्शन में x2 पुट करता हूँ, क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं। तो जब मैंने x1 पुट किया है तो ये आ जाएगा x1 का क्यूब -3x1 इक्वल x2 का क्यूब -3x2। अब ये देखें x1 का क्यूब वैसे ही ये पॉजिटिव है इस तरफ आएगा, तो -x2 का क्यूब इक्वल, ये माइनस है उस तरफ चले जाएगा
तो आ जाएगा +3x1 -3x2 वैसे ही। अब ये x³ - y³ का फार्मूला वो आ जाएगा x1 -x2 यानी कि x - y इंटू एक्स का स्केयर और यहाँ पर x1 का स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x1 -x2। अब ये देखें, ये x1 -x2 x1 -x2 ये तो कट हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा x1 का स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्केयर इक्वल है 3। अब ये देखिए ये ऐसी फॉर्म आ गई है कि मैं x1 इक्वल x2 ये मैं फाइंड नहीं कर सका, ये मैंने नहीं निकाल सका। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि x1 इक्वल नहीं है x2 के, जिसकी वजह से ये फंक्शन जोन से है वो इंजेक्टिव नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इंजेक्टिव फंक्शन के, ये इंजेक्टिव नहीं है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा फॉर सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फाइंड करना है इस फंक्शन को। मैं ये फंक्शन भी अगेन लिख लूँगा कि जी ऑफ एक्स इक्वल है x³ माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा 3x। अब जी एक्स की जगह अगर मैं y पुट करूँ, क्योंकि फंक्शन y के इक्वल होता है, y इक्वल आ गया है x³ -3x। अब ये देखें ये एक पोलिनोमियल है, इसमें से मैं x में कन्वर्ट नहीं कर सकूँगा। ये -3x उस तरफ भी चले जाएगा तो y -3x में x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकूँगा। और जब मैं x की वैल्यू फाइंड ना कर सकूँ फिर मैं क्या देखता हूँ, फिर मैं कोडोमेन देखता हूँ, क्या कोडोमेन रेंज के इक्वल है। अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। वो कैसे? तो ये फंक्शन ब्रेक नहीं कर रहा, इसमें मैं जो भी वैल्यूज़ पुट करूँगा मेरे पास आंसर आएगा। अगर मैं 3 पुट करूँगा उसके लिए यहाँ से आंसर आएगा, 100 पुट करूँगा 200, नेगेटिव में पॉजिटिव में मेरे पास आंसर आएगा। फंक्शन ब्रेक नहीं करेगा, नो ब्रेक है फंक्शन, यानी कि कॉन्टीन्यूस है। अब ये देखें मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, 4 पुट करता हूँ, तो मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। इस जी ऑफ एक्स का मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो यहाँ पर फिर मैं इतनी वैल्यूज़ पुट करने के बजाय 1 2 3 ये सारा लिखने के बजाय यहाँ मैं लिख दूंगा कि जब मैं एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास फंक्शन जौन सा है वो भी इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। और जब मैं एक्स की जगह पर नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मेरे पास ये फंक्शन जौन सा है ये नेगेटिव वैल्यूज़ देगा। तो वो यहाँ पर मैं नेचुरल कॉमन लिख लूँगा कि वो -इन्फिनिटी है, इतनी वैल्यूज़ पुट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं। यानी कि मेरे पास रेंज क्या आ रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर कोड में देखे क्या है, वो भी रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक है। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल आए तब भी फंक्शन जौन सा है वो ऑन टू आता है, चाहे मैं इसको सॉल्व ना भी कर सकूं। तो यहाँ मैं लिखूंगा सो द फंक्शन इज सर्जेक्टिव। अगर आपको इसकी अभी भी समझ नहीं आई तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके माइंड में अगर आ रहा है कि मैंने क्या कि जब एक्स की वैल्यू मैं पॉजिटिव लिखूंगा तो मेरे पास आंसर भी पॉजिटिव ही आएंगे, लेकिन अगर मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर नेगेटिव ही आता है। लेकिन मैं यहाँ पर जनरल बात कर रहा हूँ, 1 2 तक पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव पुट करेंगे नेगेटिव भी आएगा। जब आप 3 4 5 बड़ी वैल्यूज़ पुट करने लग जाएंगे ना तो फिर आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह जब आप नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो आपके पास नेगेटिव ज़्यादा आंसर आएंगे, पॉजिटिव कम आएंगे। तो यहाँ पर जनरल बात हो रही है, इसलिए ये लिखा है। आने तो सारे रियल नंबर ही है ना, समझ लेगा। अगर मैंने 3 पुट किया, 4 पुट किया, 1 पुट किया, -1 जितने भी नंबर पुट किए हैं आ तो मेरे पास रियल ही नंबर रहे है ना। तो रियल नंबर यही होते हैं जो कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक है। मेरा बस ध्यान ये है कि रियल नंबर तो आ रहे हैं ना, ये भी रियल है, यानी कि मेरे पास रेंज भी रियल है और यहाँ पर कोडोमेन वो भी रियल है, जिसकी वजह से फंक्शन सब्जेक्टिव है। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।